हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा, जिसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। मैंने सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखी है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, पर ये सबसे सिंपल है इकोनॉमी की। इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है। दोनों ही अलग है, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर है पर अलग है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को आप एक चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एन एरा। ये ध्यान रखिएगा, ये एरिया नहीं है, एरा है। इन विच पीपल लिव एंड लर्न अर्न लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब पता है ना आपको, मतलब जो होता है धन, वेल्थ, उसे बोलते हैं। पर आपको लिखना लिवलीहुड है, क्योंकि ये मतलब आपके होना चाहिए आपके डेफिनेशन में। मतलब जहाँ पे एक ऐसा एरा, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं और अर्न करते हैं, मतलब कमाते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, मतलब एक इकोनॉमी में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर अभी इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, इसलिए हमें 4 को ध्यान में रखना है। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन, मतलब चीज़ों को बनाई जाता है। फिर उसके बाद आता है कंजप्शन, यानी उन चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, उन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो भविष्य में लाभ अर्जित करें। फिर आता है एक्सचेंज, मतलब जो लेन देन होता है, ये भी एक इकोनॉमी का एक प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस। अब हम यहाँ जो लिखा है वो देख लेते हैं। प्रोडक्शन में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स आता है। टेंजिबल वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, और इनटेंजिबल गुड्स वो होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे आपके पास एक पेन है, तो वो गुड ही, आप उसको देख सकते हो। और मान लीजिए कोई प्रोफेशन है, वो एक गुड नहीं है, फिर भी उसे इनटेंजिबल गुड कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा गुड है हम जिसे देख नहीं सकते, वो एक सर्विस है। इनटेंजिबल गुड में आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सर्विसेज आती हैं, जैसे टीचिंग हो गया, कोई प्रोफेशन हो गया, या फिर कोई सी भी जो सर्विस होती है, वो भी एक गुड्स होती है, बस उसका नाम होता है इनटेंजिबल गुड। और जिसे हम देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मतलब फील इंटेंजिबल को कर सकते हैं, पर जिसे हम अपने सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टेंजिबल। तो उम्मीद है कि आपको इनकी भी डिफरेंस पता चल गया होगा। और इसके बाद है फाइनल गुड्स एंड सर्विस। आपको 10th पता होगा कि जो अंतिम उत्पाद होते हैं और जो सर्विसेज होते हैं, सेवा, वही जीडीपी में कंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ प्रोडक्शन में भी यही है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंक्लूड किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर। कंजप्शन पे आ जाते हैं। कंजप्शन में आता है यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स एक ऐसा टर्म है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि घर के सदस्य को हाउस होल्ड कहते हैं। हाउस होल्ड का एक अपना अलग मतलब होता है, पर वो 12th में आएगा तो तभी देखिए ना। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो लोग कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड बाद में पढ़ेंगे हम 12th में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी तो हमारी माइक्रो है। तो यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इतना याद रखिएगा, जिसे बोलते हैं कंजप्शन। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, बहुत ईजी टर्म है ये, कि एक्वायरिंग एन एसेट। एसेट आपको पता है ना, आइटम होता है कोई सा भी, मतलब एक ऐसा आइटम जो हमें प्रॉफिट अर्न करके दे, उसे एसेट बोलते हैं। और एसेट की जगह आप आइटम भी लिख सकते हैं, वो भी चल जाएगा। एक्वायरिंग एन आइटम विच विथ द गोल टू ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिटेबल इनकम। आप इसकी डेफिनेशन खुद से ही बना सकते हैं कि इन्वेस्टिंग ऑन एन आइटम दैट विल अर्न प्रॉफिट इन द फ्यूचर, ऐसे ही बना सकते हैं आप।
अब एक्सचेंज पर आते हैं, जिसे हिंदी में लेन देन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को एक्सचेंज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी है, इसका बस ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ से पेन खरीदते हैं, तो आप उन्हें पैसे देते हैं, तो वो पेन पहले दुकानदार की थी, उसकी ओनरशिप, फिर उसके बाद उसकी ओनरशिप आपके पास आ गई, तो इससे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हुई और इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर में, सबसे ज़्यादा एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ये आई है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसी पे जो आप देखेंगे पीपीसी, एमओसी, एमआरटी, ये सब इसी चीज़ पे बना है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप इससे कुछ भी, अगर आप ये 3 लिख देंगे ना, ये 3 मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, कुछ भी एग्ज़ाम में पूछना है, आपको समझ नहीं आ रहा और ये आप लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। पहला देखते हैं कि पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। ये होती है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, मतलब ह्यूमंस की इतनी सारी वांट्स हैं, इतनी सारी आवश्यकताएं हैं, चाहते हैं कि वो अनलिमिटेड में काउंट की जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप अपना ही उदाहरण लोगे कि आपको कभी पेन की ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर दुनिया का सबसे महंगा पेन भी ला के दे दिया जाए तब भी आप उससे संतुष्ट नहीं होगे, आप फिर पेंसिल की बात करोगे, मतलब सबसे महंगे। मतलब आप मान लो एक गरीब हो तो आप अमीर बनने के सपने देखोगे, आप अमीर हो तो फिर और ज़्यादा अमीर बनने के सपने देखोगे, क्योंकि ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब दूसरा देखते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए स्कैरसिटी ना 2 शब्द से मिला है, स्कैर्स। पहले तो स्कैर्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। इसका सिंपल मतलब होता है लिमिटेड। स्कैर्स का मतलब सिंपल होता है लिमिटेड। अगर बोलते हैं कि स्कैर्स स्कैर्स एसेट, मतलब एक ऐसा एसेट जो कि लिमिटेड है। अब इसी में सिटी जोड़ देते हैं, मतलब इटे स्कैरसिटी बना देते हैं, अब पूरा मतलब चेंज हो जाता है। स्कैरसिटी, स्कैर्स का मतलब तो लिमिटेड था खाली, अब स्कैरसिटी बना दिया तो उसका मतलब ऐसे चेंज हो जाता है कि, अब ध्यान सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, डिमांड तो ज़्यादा है पर सप्लाई कम है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आप एक ही तरीके से समझ सकते हो, वो एग्ज़ाम्पल्स। तो मान लीजिए आपका कोई एरिया है जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे पानी की कमी हो गई है, आप पानी की डिमांड कर रहे हो और सप्लाई कम है, तो इसे क्या कहेंगे, स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन योर एरिया, तो ये कहेंगे इसे। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं पैसों का। आप अपने, मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय है किसी ऑफिस में, तो आपको पैसे जितने ही मिलते हैं आप उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन, ये कनेक्टेड है आपस में, ये बात याद रही। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं फिर भी आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा का काम कराया जाता है, तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे। तो यही है, पर आपको सप्लाई तो इतनी मिलेगी 1 लाख। अब आप डिमांड बोनस की करोगे कि 1,20,000 दिया जाए आपको, 1,50,000 दिया जाए, तो बट डिमांड तो उतनी रहेगी ना, सप्लाई कम है। अब ऐसी बहुत सारे उदाहरण हम स्कैरसिटी के ले सकते हैं, पर ये तो आप याद रखिएगा कि स्कैरसिटी होता क्या है। बहुत ईजी है कि डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा हो तो बस उसी को स्कैरसिटी कहते हैं। स्कैर्स और स्कैरसिटी में आप अंतर समझ जाइए। स्कैर्स मतलब होता है ओनली लिमिटेड, पर हमारे अर्थशास्त्रियों को इससे चैन नहीं मिला तो उन्होंने स्कैरसिटी बना दिया, यानी कि डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, इसी को हम बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और ये ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं और उसमें मेन यही है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब तीसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिलती है 20,000 तो नहीं मिलेगी, 2,000 नहीं 200, मान लीजिए मंथली आपको 200 की पॉकेट मनी मिलती है, क्या पता ज़्यादा की मिलती हो कम की मिलती हो, तो मान लीजिए फिर भी आपको मंथ में उतना ही मिलेगा, तो आप अब उससे सोचोगे कि आप इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, किस किस जगह पे आप इसे बचा सकते हो ताकि आप इसे दूसरी जगह पे यूज़ कर सको। और आपको इस 200 रुपये से अपने स्टडी मटेरियल्स भी ख़रीदने हैं, और आपको इससे पार्टी भी करनी है अपने दोस्तों के साथ, आपको इससे गिफ्ट भी देना है अपने दोस्तों को,
आपको इससे मोबाइल का रिचार्ज जो कि होगा नहीं, पर फिर भी आपको मान लीजिए मोबाइल का रिचार्ज भी करना है, नोकिया वाले मोबाइल का, और आपको इससे बस इतनी काफ़ी है, इतने में ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। तो आप ये सब कर सकते हो, और आपके पास लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, मतलब आपकी ह्यूमन वांट तो अनलिमिटेड है, मतलब इतनी नहीं, और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आपके पास, कम कम पैसा है आपके पास। अब आपको अल्टरनेटिव यूजेस हैं, आप किस में यूज़ करोगे, क्योंकि इन सब में भी 200-3 ही चीज़ में ख़त्म हो जाएगी, तो आप ऐसा कम करना शुरू करोगे। आप देखोगे कि पार्टी में अगर आप पार्टी नहीं करते हो, कैंसिल कर देते हो, तो आप मोबाइल का रिचार्ज करा पाओगे अपना। तो ये होता है अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक्सचेंज में अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। तो यही है, मतलब ये कनेक्टेड होते हैं तीनों के तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम चॉइस, मतलब आपको चॉइस की प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। और यही छोटी सी प्रॉब्लम जो आपको इतने छोटे से एग्जांपल से बताया, इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है, 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, अब इसको थोड़ा हम डेफिनेशंस देख लेते हैं इन लोगों की। रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसके क्या कारण होते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स नेवर एंडिंग, ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटी, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, देखा हमने, और ये प्रायोरिटी में डिफ़र करती है, मतलब आपको ये पहले करना है, वो पहले करना है, आपकी जो वांट है। तो ये होता है, आपको जू भी जाना है, और आपको जुरासिक नहीं, पार्क भी जाना है, तो आप पहले पार्क जाओगे या जू जाओगे, इसमें आप कंफ्यूज हो, ये आपके लिए प्रॉब्लम बन गई। तो ये डिफर्स इन प्रायोरिटी होता है, मतलब चेंज होती रहती है प्रायोरिटी, कि आप पहले क्या करोगे। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये याद कर लेना। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट है, पूछते नहीं है एग्जाम में ये, मतलब याद तो आपको करना ही है, पर एग्जामिनर को पहले से पता है कि बच्चा ये याद करके आया, तो ये क्यों दो एग्जाम में। इट इज़ द सिचुएशन इन विच द डिमांड ऑफ रिसोर्स इज मोर देन द सप्लाई ऑफ द सेम रिसोर्स। ठीक है, देख लिया हमने इसका एक्सप्लेनेशन। अब थर्ड है कि अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, इट इंक्लूड्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अमंग अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ ए सिंगल रिसोर्स। ये हमने देखा कि आए पास रिसोर्स तो एक ही है, 200 रुपये हैं, अब उसे कहीं पे भी खर्च करो, तो अल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है यहाँ पे, इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क। आपके पास मान लीजिए आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क है, वी कांट मेक ऑल द डेयरी प्रोडक्ट। अब आप डेयरी पे जाते हो, वहाँ पे सारे तो खरीद नहीं सकते हो, मतलब आप उस दूध से सब कुछ तो बना नहीं सकते हो, कि आप दही भी बना रहे हो, और क्या उसका कंडेंस मिल्क ही बना रहे हो, उसका पनीर ही बना रहे हो, तो उससे आप सब कुछ नहीं बना सकते। आप कुछ लिमिटेड डेयरी प्रोडक्ट्स ही बना सकते हैं, जैसे कि कर्ड या फिर घी या पनीर, इनमें से कोई एक। तो ये इसी सेम तरीके से वी हैव टू चूज वन ऑफ देम। तो इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि आप बहुत सारी चीज़ों में से आप किस पे खर्च करोगे वो। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी। अब दूसरा से इम्पोर्टेंट ये है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। पहली बात तो यही एग्ज़ाम में पूछते हैं, जो ऊपर हमने देखा ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो यही है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। पर ये दिक्कत ये है ना कि एग्जाम में वो पहले से पता है कि सब इसे याद करके आए हैं, तो क्यों पूछेगा। मतलब पूछा कम ज़्यादा है, पर पूछ सकते हैं आपके टेस्ट वगैरह में, तो याद कर लेना। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स और जो ऊपर हमने प्रॉब्लम्स देखे, इसमें अंतर क्या है। ये सेंट्रल इसलिए कही जाती है क्योंकि यही सेंटर में होती है, और जो ये ऊपर हमने प्रॉब्लम्स देखी, ये सारे इनके अलग अगल बगल अराउंड कर दिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वाई द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड सेंट्रल, मतलब इसमें सेंट्रल क्यों कहा जाता है, ये केंद्रीकृत क्यों है इतनी, क्योंकि इनके अराउंड ही सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो रिवॉल्व करती है। मान लीजिए ये एक एटम है, और इसके में जो भी है रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो आप यही ऐसे मान सकते हैं कि सेंट्रली है। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत सिंपल है। व्हाट टू प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। मतलब इकोनॉमी की ना 3 स्पेशल स्टेजेस होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन, फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है डिपोजिशन। मतलब पहले प्रोडक्शन कर दिया, उसे बना दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसे बांट दिया, फिर डिपोजिशन, उसको ख़त्म किया। ये इकोनॉमी की 3। अब इन जो 3 प्रोसेसेस हैं इकोनॉमी की, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये हैं कि प्रोड्यूस करना कैसे है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इसलिए इसे सेंट्रल कहा जाता है क्योंकि इसी के अराउंड सारी प्रॉब्लम रिवॉल्व करती है। तो यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। These are the problems arising in the economic activity due to limited resources having alternative uses and unlimited want। तो ये क्यों अराइज होती हैं? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस हैं उनके भी, और तो और अनलिमिटेड वांट है, कहाँ कहाँ खर्च करोगे उसे। तो इस तरीके से अराइज होती है। और इन्हें सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिपोजिशन जो कि 3 मेन प्रोसेस हैं, इनके अदर प्रॉब्लम्स रिवॉल्व अराउंड देम। इन सेंट्रल प्रॉब्लम के रिवॉल्व करती हैं जो कि इन 3 प्रोसेसेस में आती हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में आए तो ये 3 तो आपको लिखना ही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। अभी हम यहीं से ऐसे ही देख लेते हैं, अब आगे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको याद रखना है कि प्रोड्यूस क्या करना है ये तो आता ही है इसमें, कितना, कितनी अमाउंट में और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये भी इसमें आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। ये बात आपको याद रखना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में ना बच्चे बस ये लिख के आते हैं कि इट इंक्लूड्स व्हाट कमोडिटी एंड आइटम्स आर प्रोड्यूस। ये नहीं लिखते हैं कि हाउ मच टू बी प्रोड्यूस। तो अभी कमोडिटी क्या हुआ, मैंने आपके सामने एक वर्ड बोला कमोडिटी, कंफ्यूज हो गएंगे बहुत बच्चे अभी यहीं पे। कमोडिटी का मतलब यहाँ पे होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक ही तरह के हैं। मान लीजिए कोई ब्रश है तो उसी ब्रश का एक ग्रुप, मतलब एक ही प्रकार के आइटम्स का एक गुच्छा मान सकते हैं, एक ग्रुप मान सकते हैं, उसे कमोडिटी बोलते हैं। मतलब गुड्स का एक ही सेम टाइप ऑफ गुड्स का ग्रुप को कमोडिटी बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कमोडिटी हम आगे बहुत जगह पे देखेंगे। तो आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप इतना याद रखिए कि कमोडिटी और गुड्स एक ही होता है। गुड्स मतलब होता तो नहीं है पर हम मान सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ होता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 चीज़ आती है, व्हाट कमोडिटी इज़ टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस। ये भी आता है हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, ये बात याद रखिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देख लिया। अभी देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ में ना बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, हाउ कैसे प्रोड्यूस होगा, पैसा लगाएंगे तो वो बनेगी और फिर हो गया प्रोड्यूस। तो इसमें ना हाउ का मतलब, आप हाउ की जगह पर टेक्निक याद रखिए कि उसमें टेक्निक का काम होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक कौन सी टेक्निक कौन सी लगेगी, किस टेक्निक से प्रोड्यूस होगा वो। अब 2 टेक्निक्स होती हैं, कौन सी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव में तो नाम से पता चल रहा है जिसमें लेबर ज़्यादा हो, मशीन कम हो। कैपिटल में बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, बच्चे समझेंगे कैपिटल मतलब तो पैसा होता है, तो मतलब जिसमें पैसा ज़्यादा लगता हो और लेबर कम लगते हो। यहाँ पैसा नहीं है इसका मतलब, यहाँ मशीन है। मतलब जो मशीनरी है वो लेबर से ज़्यादा जहाँ प्रोड्यूस होती हो उसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये 2 टेक्निक आएगी इनमें। अब फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, अब इसका आगे देखते हैं। इसमें बच्चे ये गलती करते हैं कि इसमें बस पुअर और रिच लिख के आ जाते हैं। ये पुअर और रिच नहीं है, इसमें पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है, तभी एग्जामिनर नंबर देगा। ऐसे नहीं देगा कि आप पुअर और रिच लिख के आ रहे हैं, वो भी सही है पर एग्जामिनर को यही ज़्यादा सही है, वैलिड आंसर यही है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आगे समझते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ वन इकोनॉमी में हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस,
व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट पॉसिबल कमोडिटी इज टू प्रोड्यूस, ये हमने देखा। हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, मतलब आपको ये पता होनी चाहिए ये बात, ये आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, पर ये बात पता होनी चाहिए। एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच मैनर विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। आपको रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना है, लोकेट करना है, यूज़ करना है कि उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो। ये नहीं कि आप उसे यूज़ कर रहे हो और वो बच जा रहा है जिससे कि कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो जाए, टोटल सेटिस्फैक्शन। तो यही गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है कि रिसोर्स को पूरी तरह से यूज़ करना है, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये नहीं कि आप छोड़ रहे हो जिससे कि सेटिस्फैक्शन कम हो। अब एग्रीगेट का मतलब आपको पता होगा, नहीं जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कुल, मतलब कि टोटल। हाउ टू प्रोड्यूस में आते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस सिलेक्शन ऑफ टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी दो टेक्निक? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बताया। इसमें ना डेफिनेशन आप बना सकते हैं, पर मैंने छोटा सा लिख दिया है क्योंकि ये पूछते नहीं है। आप इतना लिख दो काफ़ी चल जाएगा। और डेफिनेशन आप बना भी सकते हैं कि जिसमें यूज़ ऑफ लेबर ज़्यादा हो, किससे? कैपिटल से, मतलब मशीनरी से। मैंने यहाँ ये लगा दिया ऑप्शन। आप इसे ऐसे बना सकते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक रेफर्स टू वेयर द यूज़ ऑफ लेबर्स इज मोर देन द यूज़ ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अपने मन से बना सकते हैं। अब इसका ये है कि अप्लाइड इन इंडिया, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ देते हैं कि इंडिया में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ऐसे पूछेंगे कि विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और 4 एमसीक्यू में दे देंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत सारे हैं, पर हम इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं कि हम मशीनरी का ज़्यादा प्रयोग कर सकें। क्योंकि आपको पता है मशीनरी ज़्यादा कैपिटल लगता है मशीन को ख़रीदने में। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि लेबर कम होता है, कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होता है। कैपिटल मतलब मशीन, कैपिटल से याद रखना है मशीन, क्योंकि मशीन हम कैपिटल से ही खरीदते हैं, पैसे से ही खरीदते हैं। तो ये कहाँ है? जो डेवलप कंट्री, इसे आप याद रखिए। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या कहाँ यूज़ होती है? डेवलप कंट्रीज़ में। अप्लाइड इन यूएसए, इंग्लैंड, अब अपने आप से भी लिख सकते हैं जापान, कोरिया, ऐसे, ये वो भी डेवलप है। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? इसका गाइडिंग प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि हम दोनों, अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें लेबर ही लेबर यूज़ होता है, इसमें कैपिटल भी तो यूज़ होता है पर कम मात्रा में। और ये भी तो नहीं है कि इसमें खाली मशीन यूज़ होता है, लेबर यूज़ ही नहीं होते, लेबर कम मात्रा में यूज़ होते हैं पर होते तो हैं। तो वही यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल है कि यूज़ हमें दोनों का करना है, पर इस कम्बिनेशन में करना है जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो कम कीमत पे। जो आउटपुट है वो ज़्यादा है कम कॉस्ट पे। तो वही है कंबाइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन सच ए मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट यूजिंग लेस पॉसिबल स्कैर्स रिसोर्स। मतलब दोनों को कंबाइन करके इस तरह से इस्तेमाल करना है कि ज़्यादा आउटपुट आए कम कीमत पे, लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे फॉर वोम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? अब इसमें बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ लिख देंगे ऐसे 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 बनाएंगे, ऐसे देखो यहाँ लिख देंगे फॉर वोम टू प्रोड्यूस, ये चीज़ यहाँ लिख देंगे और यहाँ ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे पुअर और फिर यहाँ लिखेंगे वेल्दी पीपल, या फिर रिच लिख देते हैं। अरे मीडिया छोड़ो। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। सब लोग बोलते हैं कि पुअर और रिच से काम चल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगा काम तो इससे भी चल जाएगा, पर एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, वो पागल है क्या है। बोलना नहीं चाहिए पर होता है यार, गुस्सा आता है। तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, बुक के हिसाब से चलना है। बुक में क्या लिखा है? द प्रॉब्लम ऑफ, पहले देख लेते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। मतलब ये प्रॉब्लम इस पे है कि हम सिलेक्शन ऑफ पीपल, हम उन लोगों का सिलेक्शन करते हैं जो कि हम जो अंत में हमारे गुड्स को कंज्यूम करेंगे।
जिसके लिए हमें प्रोडक्शन करना है। अब वो लोग कौन है जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो। द गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव पेइंग कैपेसिटी, मतलब वो पे कर सकें उसके लिए। अब ऐसा तो नहीं आप इतने ही गरीब के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, भिखारी के लिए मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर कर रहे हैं तो फिर उससे तो आपको मुनाफा ही नहीं होगा, कुछ पैसा ही नहीं है उसके पास। तो प्रोडक्शन ऐसे लोगों के लिए करते हैं जिसकी कम से कम एक पेइंग कैपेसिटी हो। अब पेइंग कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, लेवल ऑफ इनकम कैसा है। अब मान लीजिए अंबानी है, उसकी इनकम तो इतनी ज़्यादा है, अब उसको आप नोकिया का फ़ोन जो हो गया बटन वाला तो वो ले लेगा, स्वीकार कर लेगा, मतलब लोगों को दिखाने के तो कर लेगा, पर वो बाद में फेंक देगा, आईफोन चलाएगा सोने का वो भी। तो लेवल ऑफ इनकम पे भी डिपेंड होता है ये। जिसकी ज़्यादा इनकम है वो रिच है भाई, वो महंगा बंदा है तो वो महंगी चीज़ यूज़ करेगा। अब जिसके पुअर बंदे हैं, मिडिल क्लास बंदे हैं हम जैसे, तो फिर वो कम कीमत का फ़ोन यूज़ करेगा, रियलमी ओप्पो पे जाएगा वो। तो ये है। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको 4 पॉइंट लिखने हैं इसमें, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो। पहला तो, और ये आएगा भी एक्सप्लेन करने के लिए, सेंट्रल प्रॉब्लम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है ये। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी याद रखिएगा ये 3। ये आपको ना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल ये आप याद कर लीजिए, पेइंग कैपेसिटी एक कीवर्ड याद कर लीजिए। अब एक लेवल ऑफ इनकम याद कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये भी लिख दोगे ना तो पूरी लाइन बन जाती है आपकी। मतलब ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए, आप यानी कि रट के जा रहे हो ऐसे और लिख के यही छाप के आ रहे हो तो वो ठीक है, उससे आप मार्क्स आ जाएंगे, पर जो आंसर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और वो आपके नहीं होंगे, वो आपके रटे हुए के होंगे। तो आप कीवर्ड्स को याद करिए और अपने मन से बना के आइए, तो इससे आप जो आगे की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी एक बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको रटा नहीं आएगा, आपको मन से बना के लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आता है फॉर वोम टू प्रोड्यूस, वही मैंने बताया था, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, अमीर गरीब याद नहीं रखना है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिंपल डेफिनेशन लाया, सिंपल। पर्सनल वो होता है जो लेवल ऑफ इनकम पे जिसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल का सिलेक्शन जिसमें इनकम को देखी जाती है उन लोगों की। लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, आप ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो जिनका इनकम लेवल आपके प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है। अब कैसे, अब हमने देखा ना अमीर और गरीब, उसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो कि अमीर के लिए अलग कर रहे हो, गरीब के लिए अलग कर रहे हो, तो वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हैं कि आप लोगों के लेवल ऑफ इनकम को देख रहे हो और फिर उनके हिसाब से आप प्रोड्यूस कर रहे हो कि गरीब के लिए नोकिया का फ़ोन है और अमीर लोगों के लिए आईफोन है, तो ये आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप ऐसे लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो जिनके जीडीपी में योगदान है, जो देश के नेशनल इनकम है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसमें आता है प्रोडक्शन फॉर दोज पीपल हु हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फैक्टर इन नेशनल इकोनॉमी, मतलब जिनका इकोनॉमी मतलब जीडीपी आप बोल सकते हैं, जिनका देश की जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूशन है, आप ऐसे लोगों के लिए गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। तो फंक्शनल में आपको ये याद रखना है, जीडीपी ऑफ क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम ऑफ पीपल। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि नहीं आता है समझ में पहली बार बच्चों को। आपको एग्जाम में यही लिखना है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर और रिच नहीं लिखना है आपको। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये एंश्योर करता है कि जो अर्जेंट वांट्स हैं पीपल के, हर टाइप के पीपल, चाहे वो रिच हो पुअर हो, उसका कंट्रीब्यूशन लो हो बिल्कुल जीडीपी में या फिर बहुत ज़्यादा हो, उसकी ना जो अर्जेंट वांट है, जो कि इमरजेंसी की जो वांट्स होती हैं वो फुलफिल हो हर टाइप ऑफ पीपल के लिए, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंट तक उसकी फुलफिल हो जो उसकी वांट्स हैं, अर्जेंट वांट्स हर टाइप ऑफ पीपल के लिए। अब इकोनॉमिक की डेफिनेशन देखते हैं।
आपको बताया था कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में बहुत अंतर होता है। इकोनॉमी क्या होता है? तो सिंपल एक है कि एक जगह पे लोग रहते हैं और अर्न करते हैं, लिवलीहुड जिसे पैसा बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में ये नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्या आता है, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, पहले हम चीज़ समझ लेते हैं। तो ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब ये मानव की उन गतिविधियों की अध्ययन करता है जिससे कि वह पैसा कमाता है, मतलब जो स्कैर्स रिसोर्सेज है उसको अर्न करता है और उसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स के लिए यूज़ करता है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ देखते हैं। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बाय विच दे यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब जिसके पास अल्टरनेटिव यूजेस हैं, एंड फुलफिल एंड सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये इकोनॉमिक्स में ना, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये होता है अर्थशास्त्र। शास्त्र क्या होता है? स्टडी। अर्थ मतलब क्या होता है? वेल्थ, पैसा, धन। तो स्टडी आपको जोड़ना है इकोनॉमिक्स में। ये स्टडी करता है ह्यूमंस के उन बिहेवियर से। आप हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश में आपको याद नहीं रहने वाला है, हिंदी में याद होगा तुरंत, इसलिए मैंने हिंदी लिख दी है यहाँ पे। अर्थशास्त्र मानव की उन गतिविधियों का अध्ययन करता है जिनसे वह दुर्लभ संसाधन क्या है? स्कैर्स रिसोर्सेज, मतलब कि मनी, इनकम, दुर्लभ साधनों को प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। असीमित आवश्यकताओं में क्या है? अनलिमिटेड वांट। संतुष्ट क्या है? फुलफिल एंड सेटिस्फाई। तो यही इंग्लिश है। अब अगर आपको हिंदी याद हो गई ना, तो आप इंग्लिश ऐसी बना दोगे, अपने चुटकी बजाती। तो आप फोकस करिए कि आप हिंदी नहीं तुरंत याद हो जाएगी आपको, इंग्लिश में याद टाइम लगेगा। कीवर्ड्स तो आपको याद करने हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्कैर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड फुलफिल एंड सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। इतना भी याद हो गया ना, पूरी डेफिनेशन बना के आ सकते हो आप। तो फिर से देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाय विच दे यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस to fulfill and satisfy their unlimited wants. तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे का जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो तक बस इतना ही था। अगर आपको ये नोट्स की PDF चाहिए तो आप मुझे इन प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी PDF कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी जो गूगल ड्राइव की लिंक होती है वो डाल दूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लाऊँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।